वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 वन एवं वन जीवन संसाधन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, आप उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां आपको लिंक इसका मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं जहाँ तक हमने ख़त्म किया था उसके आगे से। जैसा कि हमने पहले देख लिया था, एक चित्र रह गया था जिसको बताना अभी बाकी था। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ दिया जा रहा है चित्र में 2.3 में कि यहाँ पे छोटे छोटे जंगली उत्पादनों को बेचती आदिवासी महिलाएं और सूखी पत्तियों को एकत्रित करते हुए आदिवासी महिलाएं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मतलब जो कुछ औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, तो जो जंगलों में पाया जाने वाला फल अनाज वगैरह होता है उनको वो बेच रही हैं। और यहाँ पे महिलाएं जो है वो पत्ता इकट्ठा करके क्या कर रही हैं, जा रही हैं जलावन के काम के लिए। यहाँ पे देखिए शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ जो है बांस के पौधे लगा रहे हैं, जिनसे ये क्या कर सके, अनेकों कार्य कर सके, क्योंकि बांस से बहुत सारी चीज़ें ये आदिवासी क्या करती हैं, बनाया करते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है और 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडीज प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने की कगार पे पहुंच गई हैं। तो चलिए इसे हम जानते हैं कि आज जो है हमारे वन वो क्यों खत्म हो रहे हैं। मान लीजिए कि पहले हमने जाना था जिस समय मानव का जन्म धरती पर नहीं हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते थे। लेकिन जिस तरीके से मानव सभ्यता का जीवन बढ़ता चला गया, इनकी जनसंख्या में वृद्धि आती चली गई। जनसंख्या में वृद्धि के ही कारण क्या हो गया, पेड़ जो है वो कटने लगे, क्योंकि जनसंख्या के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए जहाँ वे रह सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पहले जो है वो ज़्यादातर स्थानों पे हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते थे। मतलब आप बहुत सारे स्थानों पे देखेंगे कि आपको पेड़ पौधा मिलता था और लोग गाँव में निवास करते थे जब जनसंख्या कम थी, मतलब शहरी इलाका नहीं बना था। तो ज़्यादातर जो है हर जगह पेड़ होते थे, पेड़ पौधे, और उसके अलावा कुछ ही जगहों पर जो है वो घर वगैरह बनने हमको देखने को मिलते थे, जो गांव वाले इलाके होते थे। लेकिन धीरे धीरे यह क्या हो गया कि पेड़ों की कटाई होने लगी और यह जो है शहरीकरण का इलाका बनने लगा। शहरीकरण में बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे, फैक्ट्रियां बनने लगी, उसके अलावा जो है रोड वगैरह बनने लगे, पुल वगैरह बनने लगे। इस कारण जो है पेड़ों को काटा जाने लगा। ये तो कुछ कारण है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण बहुत सारे कीमती पेड़ों को भी जो है वो आज काटा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, लगभग 1/3 जो जलमग्न हो चुके हैं और कुछ जो जमीन है वो सूख चुकी है, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। 40% जो है यहाँ पे मैंग्रोव एक वृक्ष होता है, मैंग्रोव का पेड़, वो भी लुप्त हो चुका है। और 70% जो है धरातलीय जल क्षेत्र जो है जितना बच गया वो प्रदूषित है। प्रदूषित तो मनुष्य की क्रियाकलाप के ही कारण है, या तो फैक्ट्री वगैरह के कारण प्रदूषित है, या अन्य मानवीय क्रियाकलाप के कारण जो है निकलने वाले उससे केमिकल वगैरह जो है उनके कारण जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है वो प्रदूषित हो चुका है। तो जितना भी हमारे पास क्षेत्र बच चुका है, जितने भी जंगल बच चुके हैं वो अब बहुत कम बच चुके हैं। बाकी इलाका जो है तो वो प्रदूषित हो गया है, या तो वहाँ पर जंगलों की कटाई जनसंख्या के कारण हो गई है, और बाकी जो कुछ बचे हैं वहाँ पर मनुष्य ने अपने खाने पीने के कारण जो है वहाँ पर अपनी उपयोगी चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे आज जो वन है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी है जिससे जैव विविधता कम होती है? इस पर एक टिप्पणी लिखें कि इन गतिविधियों को कम करने हेतु उपाय सोचें। आप भी सोचें कि आपके आसपास जो आप कभी देख रहे होंगे, कि जैसे आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए तो आपको वो बताएंगे कि कभी उनके घर के पास जो है वो खेत हुआ करता था। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए होंगे तो आपको वहाँ पे खेत खलिहान नहीं दिखते होंगे। उन जगहों पर जो है खेत खलिहान के अलावा जो है आपको घर वगैरह ज़्यादा दिखते होंगे। कभी भी अपने लोगों से, अगर घर के बड़े लोगों से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि पहले जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो कम हो गए हैं। तो आप भी ऐसी बातों को खोजिए और सोचिए और इस पर टिप्पणी लिखें कि जैव विविधता को हम क्या कर सकते हैं, कैसे कम होने से बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पक्षी जो है पहले यहाँ आते थे, मतलब जैसे आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे तो वो बताएंगे कि उनकी छत के मुंडेरों पर बहुत सारे कबूतर वगैरह या कोयल, बहुत सारे अनेक पक्षी आते थे। लेकिन आजकल जो है जंगल कट जाने के कारण जो हमें पक्षी जो है वो नहीं दिख पाते हैं, और बहुत सारे जानवर भी जो है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आप भी कई ऐसे कारणों का पता लगाइए जिनसे आपको यह मालूम हो सके कि जंगल के कटने से जो है जानवरों पर किस तरीके से असर पड़ा है और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं।
वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पहुंच गए। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवन पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तु को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, जैसे कि इन संसाधनों की कमी होती जा रही है। महिलाओं पर कार्यभार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे कि गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन की कटाई के परोक्ष परिणाम जो हैं, जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना, गरीबी तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, तो यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। चलिए पहले हम इन्हें समझते हैं कि वन और वन्य जीवन का विनाश जो है वो मानव के कारण क्यों होते जा रहा है। तो आज बहुत सारे आप देखते होंगे असम या तमिलनाडु या कुछ ऐसे गांव होते होंगे जहाँ पे मूल तबके के आदिवासी निवास करते हैं। उनके पास खाने की चीज़ों में बहुत सारी कमियां होती हैं, जिसके कारण वो जंगली जीवन जीना पसंद करते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, उनका आवास वही हो जाता है और वहीं से वे पेड़ों की लकड़ियाँ जो है वो काट कर उपयोग करते हैं। उसमें खासकर महिलाएं, क्योंकि पुरुष अगर काम नहीं करते हैं तो सारा कार्य जो महिलाओं को ही करना पड़ता है। जैसे कि खाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त से लाना, तो वो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। आप भी जानते होंगे कि जैसे अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे आदिवासी पाए जाते हैं, वे जंगलों पर ही पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। वहाँ पे पानी की कमी के कारण उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है और खाने की तलाश में भी। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जिनको खाने के लिए जंगलों पर निर्भर होना पड़ता है और खाना बनाने के लिए पेड़ की जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं वे उपलब्ध उनको चाहिए होती है, तो इस कारण उन्हें जंगल साफ करना पड़ता है। इसके कारण जो महिलाओं की स्थिति भी दिन प्रतिदिन जो है खराब होती जा रही है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बहुत दूर जाती हैं और वहाँ से खाने पीने की सामग्री जो इकट्ठा करती हैं, क्योंकि इस समय जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं खेती वगैरह के अलावा, इसलिए महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता है खाने की व्यवस्था करने, चाहे जलावन के लिए लकड़ी लाने के लिए। इस कारण पेड़ जो है वो अधिक से अधिक कटे जा रहे हैं और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कटेंगे तो यह बाढ़ की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। बहुत जगह हमें सूखा भी देखने को मिलता है, क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑक्सीजन तो प्रदान करते ही है, साथ में वातावरण को संतुलन बनाने में भी सहायक करती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा में भी कमी आएगी। अगर इसी तरीके से सूखा आएगा और बाढ़ से हमें बचाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बाढ़ ज़्यादा आ गए, पानी ज़्यादा गई, तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, जिससे कि पानी जो है उस स्थल पर नहीं रह पाती और मिट्टी भी आसानी से नहीं बह पाती। लेकिन अगर पेड़ पौधे कट जाते हैं तो बाढ़ जो है उस इलाके में ज़्यादा फैल जाती है, जिससे कि गरीब तबके के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके घर बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं, बच्चे वगैरह सब को नुकसान पहुँचता है। कभी कभी तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। ये सारे जो है आपको प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलते हैं। आप चलिए आगे की ओर बढ़े और इसको समझते हैं कि हमें ऐसा वन्य जीवन कार्यक्रम बना लेना चाहिए, उन आदिवासियों के विषय में भी सोचना चाहिए कि जो जंगल बर्बाद हो रहे हैं हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेजी गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बने रहता है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित रखती है। उदाहरण के लिए हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि भारत और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि हम अभी भी जानते हैं कि बहुत सारी पेड़ों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, बहुत सारे जानवर हमें आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। यह मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो प्रदूषित होती जा रही है और जो वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। मान लीजिए कि जितने भी शाकाहारी जीव जंतु वो जंगल में रहते हैं, वो जंगलों को में कुछ पेड़ पौधों को खाते हैं और शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है प्रकृति का। लेकिन अगर जंगल ही कट गए तो शाकाहारी जीव कहाँ से होंगे और मांसाहारी जीव भी तब नहीं बच पाएंगे। तो बेसिक संतुलन जो है वो बनाना आवश्यक होता है, जिसके कारण हमें जो चीज़ें सही मात्रा में मिलती है, जैसे कि जल वायु, ये सब हमें हमेशा मिलते रहती है। लेकिन अगर वायु प्रदूषित हो जाती है तो यही वायु हमारे लिए घातक साबित हो जाएगी। और जैसे कि मिट्टी के बारे में कहा जाए तो मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं तो अन्न उपजाकर जो है अपना भरण पोषण करते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी मिट्टी में बहुत सारे आजकल केमिकल मिलाए जाने के कारण यह दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है और मिट्टी का क्षरण भी हो रहा है। तो हमें आवश्यक है कि हम इन चीज़ों का संरक्षण कर सकें ताकि हम इन्हें भविष्य के लिए बचा के रख सकें। अगर हम इसका अधिक प्रयोग करेंगे, से अत्यधिक प्रदूषित करेंगे तो हमें ही ये इसकी बुराई हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है मछली पालन वगैरह भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे जानवर विलुप्त है, तो अगर किसी में मादा जानवर नहीं मिलते, हमें देखने को किसी में नर नहीं मिलते हैं।
तो वास्तविक तौर पर संतुलन बनाए रखने के लिए नर और मादा दोनों जीव जंतुओं का होना आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं। जैसे कि मछली का अगर व्यापार करना भी है तो उस हिसाब से उतनी मछली जो है वो क्या करते हैं, उनके पालने के हिसाब से उनकी जनसंख्या जो है वो वृद्धि कर ली जाती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ जैसे कि मधुमक्खी पालन वगैरह पर भी जोर दिया जाता है कि हम उन चीज़ों को संरक्षित रख सकें और बचा सकें। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने पर्यावरणीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें कि वन्य जीवनों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान किए गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव और शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर जो है सरकार ने क्या किया है, कई राज्यों में सरकारों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन पशु विहार स्थापित कर लिए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ रहे कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना है। इस प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हुंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुओं आदियों के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर जो है कानूनी रक्षण कर दिया गया। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि पर्यावरण को बचाना भी आवश्यक है और वहाँ के वन्य जीव जंतुओं को भी। इसके लिए भारतीय सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें कि हमने देखा कि 1960-1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया और इनसे संबंधित कार्यक्रम बनाए गए। सबसे पहले भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसके तहत जो है वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। जिस इलाके में जो भी वन आते हैं और जो अभी विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी प्रजातियों को बचाना, उनकी रक्षा करना, बहुत सारे जानवरों की भी रक्षा करना। आपने रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा, उसमें संकटग्रस्त प्रजातियों रेड डाटा बुक आपको पूछ सकता है। इसमें नहीं दिया गया है, हो सकता है आगे दिया जाए। रेड डाटा बुक एक होता है, मतलब एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंतर्गत जो भी विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं इस बुक में उसका जो है वो विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है कि जो भी विलुप्त हो रही है उसको इसमें संग्रहित करना और उसे जो है किस तरीके से उसकी रक्षा को करना। आज जो है बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं वो पूरी तरीके से विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि उनकी पेड़ प्रजातियां भी और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, हुंगल और 3 प्रकार के मगरमच्छ जो है स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल को भी रखा गया संरक्षण के लिए, जिसमें कि हमने पहले भी जाना था एशियाई शेर के बारे में, जो कि अब बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा काला हिरन के बारे में हमने जाना था, भारतीय हाथी भी हमें अब देखने को नहीं मिलते, बहुत कम, चिकारा और भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदु, ये सारे जो है इन पर पूर्ण तरीके से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब इनका शिकार नहीं किया सकता। अगर कोई शिकार करते हैं तो इस पर कानून दायर होगा और उन्हें कड़ा दंड भी दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 चित्र दिया गया जिसे हम समझते हैं। यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरन, जो भारत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, उसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गेंडा को रखा गया है, एक सींग वाले गेंडे को, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो बहुत कम हो गई है। इनका जो सींग है उससे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती है, इसलिए इनका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे अब इनकी जनसंख्या कम हो गई है। लेकिन अब सरकार ने पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर कोई करता है तो इसका शिकार, तो बदले में उसे दंड मिलना आवश्यक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारा हिरन भी आपको दिख रहे होंगे, जो कि इसमें काले हिरन आपको कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, उनकी संख्या भी क्या है अब कम हो गई है। अब जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाकर जो है इनको संरक्षित किया जा रहा है। बाघ परियोजना के बारे में जाने कि वन्य जीवन संरक्षण में बाघ टाइगर एक जंगली जाति है जो कि 1973 में अधिकारियों में पाया गया और 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या जो है वो अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार में चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या की वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह प्रजाति जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल की दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः देश की ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति और बचाने का प्रयास ही नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण। चलिए अब इसे समझते हैं कि बाघ की प्रजातियां जो है वो आजकल क्यों विलुप्त हो रही हैं। आजकल हमें बाघ बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसका बहुत सारा कारण है। पहला तो शिकार करना इसका मुख्य रूप से कारण है कि बाघ
का शिकार जो है वो चोरी छिपे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिस समय सरकारी प्रतिबंध नहीं बनाया गया था। तो 1973 में अधिकारियों ने पाया कि बाघ का जो है वो शिकार किया जा रहा है और इनका उपयोग जो है इनकी खाल का प्रयोग किया जाता था। एशिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग रहती थी और बाघ की हड्डियों से भी विशेष प्रकार की दवाई भी बनाई जाती है, जिस कारण चोरी छिपे इन बाघों का शिकार किया जा रहा था। इसलिए इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई और एक अनुमानित संख्या का दर बताया गया जो कि 55,000 से यह मात्र 1,827 रह गया। आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा व्यापार व्यवसाय के कारण और बाघों को मारने के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अब बाघों को बचाने के लिए बहुत तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, इनके चोरी पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई गई है। नेपाल और भारत में मुख्य रूप से 2/3 जो स्थान है वो बाघों के लिए उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे बाघों को संरक्षित करके रखा जा सके, इनकी चोरी न की जा सके और इनका शिकार नहीं किया जा सके। इसलिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी बनाया गया है और इसकी शुरुआत जो है वो 1973 में हुई। आपको ये क्वेश्चन जीके वगैरह में बहुत ही आते हैं, आप इन्हें याद रखें। और भी बहुत सारे उद्यान बनाए गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार और असम में मानव बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि बाघों का संरक्षण करना और उन्हें जो है बचा कर रखना, ताकि भविष्य में हम इन्हें सुरक्षित रख सके और ये शिकार और अन्य चीज़ों में जैसे काम आ रहे हैं इनकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त नहीं हो जाए। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित हो गई हैं। इसके लिए विभिन्न घटकों पर संरक्षण के लिए विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीवन अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों में तितलियां, पतंगे, भिर्गो और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया, क्योंकि अब ये सब बहुत कम देखने को मिलती हैं। और 1991 में पौधों को भी 6 जातियों पर पहली बार इसमें सूची में रखा गया। मतलब आजकल जो है सरकार पूरी तरीके से इस पर ध्यान दे रही है और जैव विविधता संरक्षण के लिए उसने एक कार्यक्रम भी बनाया जो कि 1980 से 86 में बना। इसके तहत जो है बहुत सारे तितली, पतंग और भिंगो और ड्रैगन फ्लाई को भी रखा गया, ताकि जो है ये विलुप्त न हो जाए। और 1991 में बहुत सारी प्रजातियों को भी रखा गया, जिसमें पौधों की 6 जातियां उपलब्ध थी। भारत में चलिए क्रियाकलाप को जाने। भारत में वन्य जीवन पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। मतलब आप एक मैप बना ले, खुद ही भारत का मैप डिजाइन कर ले और ऐसे जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करें जहाँ पे उनको संरक्षित करके रखा जा रहा है। अभी हमने बहुत सारे पिछले मतलब पन्ने पे पढ़ा है बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वैसे ही आप राष्ट्रीय उद्यान को खोजें और भारत के मैप पर जो है आप विभिन्न रंगों का प्रयोग करके उसे दर्शा सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीवन संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियम अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन जो है वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार के क्षेत्र में या वन विभाग तथा अन्य विभाग की जारी सरकार के प्रबंध में है। इनमें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि सरकार ने इन चीज़ों को अलग अलग रख दिया, वन और वन जीव संसाधनों को, ताकि इनका अलग अलग से प्रकार वितरण हो सके और हमें इसे कैटेगरी वाइज रखने में आसानी हो सके। जिसमें कि फर्स्ट दिया गया आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहाँ वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात की गई। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मतलब यहाँ पे वैसे किस्म के पौधे को रखा गया है जो विलुप्त होते जा रही है या विलुप्त होने की आशंका है। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिया गया है जिसमें कि घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, और यहाँ पे आपको जो है कुछ पक्षियों के बारे में भी दिया गया है। बर्ड दैट ब्लेम ऑन द डर्टी यमुना। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि यमुना नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा केमिकल मिलने के कारण विशुद्ध हो चुका है। तो यहाँ से जो भी पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं वो मर जाते हैं। इस पानी पीने के कारण जो है बहुत सारे पक्षी मरते जा रहे हैं। यही यहाँ पे लिखा गया है, बर्ड दैट ब्लेम ऑन द डर्टी यमुना। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ घड़ियालों के भी चित्र दिए गए हैं। अब इनकी भी संख्या हमें बहुत कम देखने को मिलती है। बड़े वाले घड़ियाल जो हैं ये बहुत कम होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो जितने भी नदी और जल है उनका प्रदूषित होना। क्या उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण आप ज्ञात कर सकते हैं? आप भी खोजिए इसके निदान के कारण कि हम नदियों को किस तरीके से प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और इन पक्षियों को भी। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। इन्हें समस्त रक्षित वन वे हो गए जो वन विभाग के अनुसार क्या होते हैं, देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। मतलब जो वन नष्ट हो रहे हैं उनको बचाने के लिए मुख्य भूमिका होती है सरकार की। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? जिस पर किसी भी तरीके से खेती वगैरह नहीं की जा रही है और व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होता है, उसको अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थ और
उनको बचाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो कि प्रदेश के कुल वनों क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात जो है आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर में सही राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ आरक्षित और रक्षित वन पाए गए हैं जिसका रख रखाव जो है वो सरकारी इमारती लकड़ी के लिए करती है, उसको बचा कर रखती है ताकि इनका पुनः प्रयोग किया सके और जंगलों को नहीं काटा जा सके, जिसमें कि हमने जाना कि अलग अलग जगहों पर जो है रक्षित और आरक्षित वनों को रखा गया है। मध्य प्रदेश में कुल 75% है प्रदेश के कुल वन। जम्मू कश्मीर में हमको देखने को मिला, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी क्या किया गया है, तो वनों का एक बड़ा अनुपात जो है आरक्षित वनों का रखा गया है। जबकि रक्षित वन जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं देखने को, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ये सारे रक्षित वनों का अनुपात है। पूर्वोत्तर के राज्य में भी गुजरात में हम क्या देखते हैं कि अधिकतर वन जो है वो वर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंध में है। समुदाय और वन संरक्षण के बारे में जाने हम कि वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थल के संरक्षण में जुट जाते हैं, क्योंकि इसी से दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोगों ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीवन आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं कर। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दी, जिससे कि अपने ही नियम कानून है जो कि सरकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ के लिए यहाँ वन्य जीवन को बचाते हैं। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि जैसे कि हमने देखा ऊपर बहुत सारी प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, तो आजकल बहुत सारे गांव के लोग और समुदाय के लोग जो हैं खुद इसे बचाने के प्रयत्न में लगे हुए। सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसके अलावा राजस्थान के सरिस्का बाग रिजर्व में हम लोग देखा क्या कि वहीं के गाँव के लोग जो है इसका संरक्षण करने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं और बाहर से जितने भी लोग आते हैं उन्हें वे सूचित भी करते हैं कि आप इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप न करें, वे भी संरक्षण के लिए प्रयासरत है। तो वैसे लोग जो स्वयं भी संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं और इस पर ध्यान देते हैं, तो हम भी अपने आसपास के क्षेत्रों में ध्यान दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए। आप भी सोचिए कि हम किस तरीके से इन संरक्षणों में अपनी सहायता दे सके, ताकि जो भी सरकार काम कर रही है जो वो करते रहे और हम भी अपनी भागीदारी उनमें दें और इस संरक्षण को पूर्ण तरीके से कामयाब बना सके। राजस्थान के लोगों ने अलवर जिले में क्या किया है, तो 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दिया। यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती है और शिकार भी पूरी तरीके से वर्जित किया गया। लोग यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हैं और घुसपैठ भी नहीं आ सकते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। चलिए इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे नीम के पेड़ के बारे में सुना है, पीपल के पेड़ के बारे में सुना है। आप जानते ही हैं कि लोग जो है बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पूजते हैं और मानते हैं। वैसा इसलिए क्योंकि पहले प्राचीन समय में ऐसे नियम बनाए गए थे, क्योंकि हम बोल कि नीम के पेड़ पर किसी देवता का वास है तो लोग इस पेड़ को नहीं काटेंगे। तो पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस तरीके की योजना बनाई जाती थी। जैसे कि यहाँ भी दिया गया है, पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों के विभिन्न वनों को मूल रूप से कौमार्य रूप में बचा कर रखा जाता है, जिससे कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहलाते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों कि ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और नहीं कोई किसी से छेड़छाड़ करने देता। मतलब पेड़ों के संरक्षण के लिए कुछ आदिवासियों ने क्या किया है, तो वैसे पेड़ों को देवी देवताओं का संरक्षण बताया और उसे काटने से भी पूर्ण तरीके से बाधित कर दिया। और उसके अलावा यहाँ पे कोई घुसपैठ भी नहीं घुस सकते। ये सारे कार्यक्रम पेड़ों को संरक्षित करने के लिए किए जाते हैं। कुछ समाज और कुछ विशेष पेड़ों की पूजा होती है, आदिकाल में उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जाति जो है वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत सारे व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। हम भी अपने आसपास शादी ब्याह के क्षेत्रों में देखते हैं कि आम की पूजा की जाती है, आम के पेड़ों की। उसके अलावा जो है बिहार में वट वृक्ष पूजा भी मनाई जाती है। उस दिन जो है
वट पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पेड़ों के संरक्षण से ये कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। आपने चिपको आंदोलन के बारे में भी सुना होगा कि लोग जो है पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां भी जो है इमली और पेड़ की पूजा करती हैं, और बहुत सारे लोग तो पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों पर अगर किसी ग्रह को माना जाता है कि इस पर मंगल का ग्रह है तो शनि का ग्रह है, तो उस ग्रह को टालने के लिए लोग वृक्षों से भी कन्याओं की शादी करवाते हैं क्योंकि उनका जो भी ग्रह है वो पेड़ के ऊपर आ जाए और वो मुक्त हो जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे पेड़ को संरक्षित करने के लिए यह नियम बनाए गए थे। प्राचीन काल से यह नियम चले भी आ रहे हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृति और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति इनकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियों और पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों ने वातावरण को और पेड़ को क्या किया, संरक्षित करके रखा है, जिसमें कि वहाँ के जानवरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, पेड़ पौधों को वो कटने भी नहीं देते। वहाँ के आसपास के जो जानवर हैं उन्हें ये खिलाया भी करते हैं। इसलिए हमने देखा कि राजस्थान के बिश्नोई गाँव में जो है काले हिरन, चिकारा, नीलगाय और मोर के झुंड जो है वो आपस में देखे भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी आदमी उसे नुकसान पहुँचाता है तो उन्हें पहुँचाने नहीं देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप। आप अपने आसपास के ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखे जो पर्यावरण बचाव के संरक्षण में मदद करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे बिहार में चाहे अन्य किसी भी स्थान पर लोग क्या करते हैं तो पेड़ पौधों की पूजा किया करते हैं ताकि उन्हें बचा कर, जैसे कि तुलसी का पौधा, नीम का पेड़, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है, और पीपल के पेड़, इन सब की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पेड़ों का संरक्षण किया जा सके। आप भी खोजें और हमें बताएं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास और अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवादायने में दिखा गया रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी। ओडिशा के राज्य संयुक्त प्रबंधन वन का यह पहला प्रस्ताव था और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण में इमारती लकड़ी का लाभ में भी भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में शामिल करना चाहिए, और परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका आने में भी देर है। अतः वे विकास की क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के बारे में यहाँ बताया गया। ये सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में यह चिपको आंदोलन किया गया था। वो पेड़ों से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वहाँ के अगल बगल के जो लोग रहा करते थे, जिस समय यह पेड़ कटने जा रहा था तो लोगों ने पेड़ को संरक्षित करने के लिए वे पेड़ों से चिपक गए थे, और तब यह कार्यक्रम बनाया गया था और उनका यह अभियान जो है वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा और उस समय उन्होंने पेड़ कटने से बचा लिया। इसी तरीके से टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन भी किया है, जहाँ पे केमिकल का प्रयोग कम करके जो है साधारण तरीके से भी खेती की जा सकती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे औपचारिक कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें कि 1988 में जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया तो इस विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करते, मतलब यहाँ पे जो भी वन है उनका बचाव किया जा सके और इन्हें नहीं काटा जा सके। इसलिए यहाँ पे ग्रामीण इलाके के लोग जो भी अपने इलाके में रहते हैं वे क्या करते हैं, वनों का बचाव करते हैं और वहाँ के वन्य जीवन का भी बचाव करते हैं। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और अपने भी आसपास के वनों को और जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। यहाँ पे भी कहा गया है कि गैर इमारती वन जो होते हैं जिसका प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं और पेड़ को काटे जाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से हम पेड़ों को बचा सकते हैं। भारत में जो है पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। अब जो है सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम बना लिए जिससे कि पर्यावरण का बचाव हो सके। हम भी ये सोचें, हम भी अपने मन में इन बातों को उजागर करें कि पर्यावरण हितैषी हम बने, आर्थिक रूप से
प्रतिफलित भी हमें यह होगा, क्योंकि अगर हम अपनी प्रकृति को पूजते हैं और उसे समझते हैं, हम इसे पर्यावरण को प्रदूषित कम करते हैं और संरक्षित अधिक करते हैं, तो हम अपने पेड़ पौधों को बचा सकेंगे, अपना जीवन भी संरक्षित कर पाएंगे। हमारे भारतीय संविधान में जितनी भी प्रस्तावना वगैरह है उनमें भी पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम दिए गए हैं और इन्हें इसलिए जोड़ा गया है ताकि पर्यावरण को हम बचाएंगे तो हमारा भी जीवन जो है वो बचा रहेगा। चलिए, ये वीडियो का पार्ट 2 था। अब इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।